आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। क्या वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अपनी ही हुकूमत से नाराज़ हैं? क्या सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ वो भी खामोशी से एहतजाज में शामिल हो चुके हैं? वज़ीर दाखिला ने शहरी तरक्याती प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेते हुए पहली मरतबा सियाह मफलर का इस्तेमाल किया। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व कारगुजार सदर TRS KT रामाराव की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की। इस तरह की तस्वीर मीडिया में शाया होने के बाद सोशल मीडिया में मौजूए बहस बनी हुई है। TRS अक़लियती कायदीन और अवाम की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं कि वज़ीर दाखिला महमूद अली सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के इन्हदाम पर हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि महमूद अली और TRS पार्टी में तकरीबन 4 माह से कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान चीफ मिनिस्टर के साथ जायज़ा इजलास में भी महमूद अली ने शिरकत नहीं की। इस इजलास में वज़ीर दाखिला की अदम मौजूदगी में पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे और लॉकडाउन के दौरान एक वीडियो भी मंजर आम पर आया, जिसमें CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन में महमूद अली को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ अफराद का कहना है कि वज़ीर दाखिला महमूद अली के इख्तियारात को कम करते हुए उनको सिर्फ इफ्तिताही तकरीब तक ही महदूद कर दिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर व बाबरी मस्जिद इन्हदाम के मुल्जिम लाल कृष्ण आडवाणी ने जुमे को इस ज़िमन में स्पेशल CBI कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को बेकसूर बताया। अपना बयान दर्ज कराने के लिए आडवाणी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी अदालत के सामने पेश हुए और बयान सुबह 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन की लगातार 4 घंटे की जिरह में आडवाणी ने अपने ऊपर बाबरी मस्जिद की मिसमारी या उसके निज़ाम की साजिश करने जैसे तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते हुए अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को सियासी साजिश का पेशकीमा करार दिया। दौरान जिरह प्रोसिक्यूशन ने आडवाणी से बाबरी मस्जिद मिसमारी के ज़िमन में तकरीबन 1000 सवालात पूछे। आडवाणी का बयान CBI की स्पेशल कोर्ट के जज SK यादव के सामने CRPC की दफ़ा 313 के तहत दर्ज किया गया। आडवाणी 32 मुल्जिमीन में से 29वें मुल्जिम है जिन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस ज़िमन में एक दूसरे मुल्जिम सतीश प्रधान 28 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराएंगे। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद खुसूसी अदालत को 31 अगस्त तक इस ज़िमन में अपना फैसला सुनाना है। अदालत इस मामले में लगातार समाअत कर रही है। इससे पहले जुमेरात को बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी ने अपना बयान दर्ज कराया था। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराए गए अपने बयान में मुरली मनोहर जोशी ने भी खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वाक़े के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा मामला सियासत पर मबनी है और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। जोशी ने CBI के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए गवाहान के बयान को भी झूठा करार दिया। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,57,74,095 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 96,09,425 ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,38,698 अफराद की मौत हो चुकी है। इसी बीच ये खबर आई है कि ब्रिटेन में 3 करोड़ लोगों को फ्री में फ्लू का टीका लगाया जाएगा। सर्दियों के मौसम में इन्फेक्शन के और तेज़ी से फैलने का खदशा है। टीका 50 साल से ऊपर के लोगों और उनके साथ रहने वालों को लगाया जाएगा। कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तानी मईशत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसका पता इस बात से बखूबी चलता है कि लॉकडाउन के बाद मुल्क में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 बहरान के दरमियान 23.97% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन नाफिज होने के बाद उन्हें मुलाजिमत से निकाल दिया गया। एक सर्वे में पता चला है, जिस सर्वे में 1723 लोगों से जानकारी हासिल की गई है। सर्वे में जुमला 8.1% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद वो पहले की तनख्वाह या आमदनी पर काम कर रहे हैं, जबकि 8.28% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें तनख्वाहों में तखफीफ का सामना करना पड़ा। सर्वे में शामिल 3.23% लोगों का कहना था कि वो लॉकडाउन से पहले फुल टाइम जॉब करते थे और अब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। सर्वे के दौरान ये भी पता चला कि 7.59% लोग लॉकडाउन के दौरान तनख्वाह के बगैर छुट्टी पर भेज दिए गए थे या फिर उनका काम रुक गया था और लॉकडाउन के दौरान उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। इसी दरमियान सर्वे में शामिल 27.72% लोगों का कहना है कि इस दौरान हुकूमत और कंपनी मालिक के ज़ाब्तों के अंदर काम कर रहे थे। सिर्फ 2.66% लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो घर से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूरी तनख्वाह ले रहे थे। हालांकि 2.32% लोगों ने कहा कि वो घर से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन वो कम थी।
बेहद बुरी खबर है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जुमे के रोज 13 लाख के पार हो गया। इस बार 1 लाख मरीज होने में सिर्फ 2 दिन लगे। इसके पहले 3 बार लगातार 3 दिन में 1 लाख नए केसेस बढ़े थे। मुल्क में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को ये तादाद बढ़कर 1 लाख हुई। फिर इन्फेक्शन की रफ्तार में इतनी तेजी आई कि महज 15 दिनों में ही आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसके बाद इन्फेक्शन की तादाद 2 से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन लगे। 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे। केसेस बढ़ने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख मामले होने में सिर्फ 5 दिन लगे। इस बार 7 से 8 लाख मामले होने में सिर्फ 4 दिन लगे। इसके बाद हर 3 दिन में 1 लाख नए केसेस बढ़े और महज 12 दिनों में इन्फेक्शन यानी मुतासरीन की तादाद 8 लाख से 12 लाख तक पहुंच गई। इस बार 12 लाख से 13 लाख केसेस होने में सिर्फ 2 दिन लगे। हर दिन अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया का 7वां मुल्क है जहां इन्फेक्शन के चलते सबसे ज़्यादा जानें गई हैं। यहां हर 10 लाख लोगों में 22 मरीजों की मौत हो रही है। मुल्क में अब तक 30,941 लोग जान गंवा चुके हैं। मुल्क में डेथ रेट 2.38% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में हुई हैं। यहाँ 1,42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ हर 10 लाख की आबादी में 432 अमवात हो रही हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहाँ 78,817 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर 371 अमवात हो रही हैं। आबादी के लिहाज से इन्फेक्शन का लेवल हिंदुस्तान में कम है, लेकिन यहाँ हर 10 लाख की आबादी में टेस्टिंग की शरह यानी टेस्टिंग रेट भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मुतासिर 10 मुल्कों में होने वाली टेस्टिंग के मुकाबले अगर हिंदुस्तान को देखें तो मेक्सिको के बाद हिंदुस्तान ही दूसरा मुल्क है जहां सबसे कम लोगों की जांच हो रही है। इस मामले में इंग्लैंड पहले नंबर पर है जहां हर 10 लाख की आबादी पर 1,93,000 की जांच हो रही है। रूस में इतनी ही आबादी में 1,69,000 और अमेरिका में 1,73,000 लोगों की जाँच हो रही है। हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी में 10,000 लोगों की जांच हो रही है। मेक्सिको में ये तादाद 6,195 है। हिंदुस्तान में अब तक 1,54,28,170 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें 8.02% लोग मुतासिर मिले हैं। अपने मुल्क में 897 सरकारी लैब्स और 393 प्राइवेट लैब्स काम कर रहे हैं। अमेरिका में 5 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है और उनमें 8.09% लोग पॉजिटिव पाए गए। सबसे खराब हालत ब्राज़ील की है। यहाँ अब तक 55 लाख लोगों की जांच हुई है और उनमें से 42.25% लोग मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 8 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1,640 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 455 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 52,466 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1640 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 683, रंगारेड्डी से 135, संगारेड्डी से 102 और करीमनगर से 100 केसेस शामिल हैं। अब तक 40,334 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,007 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 11,677 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 15,445 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 3,37,771 सैंपल्स की जांच की गई है। सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस के मर्ज का पता लगाने वाले रैपिड टेस्ट के किट्स की तैयारी करने का हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। इजरायली साइंसदानों के ताउन से इन किट्स को तैयार किया जाएगा। दिफा और सेहत के महकमों के इजरायली साइंसदान चंद दिन में हिंदुस्तान में किट्स की तैयारी के लिए आ रहे हैं। DRDO के इश्तराक से हिंदुस्तान में तहकीक करेंगे। इजरायली सफ़ीर रवीन मालका ने कहा कि इजरायली वजारत दिफा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खुसूसी परवास पर नई दिल्ली पहुंचेगी। साइंसदानों की टीम की क़यादत हिंदुस्तान के आला साइंसदान के विजय राघवन करेंगे। इजरायली साइंसदान DRDO और साइंसदानों के साथ मिलकर तहकीक करेंगे। रवन ने कहा कि उन्हें इस मुश्किल वक्त के दौरान हिंदुस्तान के साथ ताउन करने पर खुशी है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कम वक्त में पूरी दुनिया को बेहतरीन हल फराहम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइली वज़ारत ख़ारजा और खानगी कंपनियां चंद दिन में अतिया करदा वेंटिलेटर्स को खुसूसी तैयारों से लाएंगी।
उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत ने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर बरामद करने के लिए खुसूसी इजाज़त दे दी है। हैदराबाद में पेश आए एक वाकये में एक निजी हॉस्पिटल ने कोरोना वायरस से हलाक होने वाले शख्स का 6.5 लाख का बिल माफ करके मुतवफ़ी की नाश को उसके विरसा के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि फौजशुदा शख्स के अफराद ख़ानदान ने अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मुतवफ़ी की नाश को उनके विरसा के हवाले कर दिया। बताया गया कि मुतवफ़ी के भाई को अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बिल की अदायगी तक नाश हवाले नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया था, जिसके बाद मरहूम के भाई वेंकट स्वामी हाईकोर्ट से रुजू होकर मुदाखलत की दरख्वास्त की थी, क्योंकि इस खानदान ने पहले ही 2.5 करोड़ रुपए की रकम अदा कर चुके थे और उनके पास मजीद रकम नहीं थी। वेंकट स्वामी के मुताबिक मुतासिरा मोहन बाबू को 13 जुलाई को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। ताहम इलाज के दरमियान मोहन बाबू की मौत हो गई, जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतवफ़ी के अहले खाना से बकिया रकम अदा करने के बाद नाश हवाले करने की बात कही। मरहूम की अहलिया ने अदालत को बताया कि इसका शोहर एक थिएटर में वॉचमैन की हैसियत से काम करता था। लॉकडाउन की वजह से उनकी कोई आमदनी भी नहीं थी। इलाज के लिए रिश्तेदारों से रकम लेकर 2.5 लाख रुपए जमा किए गए थे। मजीद 6,41,175 रुपए का बाकी बिल अदा करने और शोहर की नाश ले जाने के लिए उनके पास अब कोई रकम नहीं है। अदालत ने रकम को माफ़ करते हुए नाश को विरसा के हवाले कर दिया। निजामाबाद की साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया है। कविता के ड्राइवर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कविता के साथ उनके अफराद खानदान ने भी होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि कविता और उनके अफराद खानदान ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने का फैसला किया, जिसकी डॉक्टर ने हिदायत दी। जराये के मुताबिक साबिक MP कविता ने होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला एहतियाती तौर पर किया। तेलंगाना में कई सियासतदान इस खतरनाक वायरस का शिकार हो चुके हैं, जो बाद में सेहतियाब भी हो गए हैं। इस वक्त साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि और खुतबुल्लापुर के रुकन असेंबली विवेकानंदा गौड़ और उनकी अहलिया भी कोरोना से मुतासिर हैं और जेर इलाज हैं। जिले करीमनगर के एक ओल्ड एज होम में तकरीबन 26 बुजुर्गों में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामात पाई गई, जिसके बाद अहलकारों ने दीगर 8 फलाही घरों के मुकीम अफराद का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। करीमनगर के ओल्ड एज होम में मुकीम 46 अफराद में से 26 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए। ओहदेदारों ने बताया कि ओल्ड एज होम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामात पाई गई थी, वो फौत हो गए। लापरवाही बरतने पर वासवी ओल्ड एज होम को नोटिस जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर शारदा ने ओल्ड एज होम का दौरा किया और कहा कि कोविड-19 से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल न करने वाले ओल्ड एज होम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालूम हुआ है कि ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद में से कोरोना 21 लोगों में की अलामतें पाई गई, जिनका मंगल को कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 5 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। चारशंबे को मजीद 21 अफराद का भी टेस्ट मुस्बित आया। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि सेक्रेटेरिएट की इन्हिदामी कार्रवाई का कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुमे के दिन इन्हिदामी कार्रवाई को मीडिया कवरेज करने के लिए दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने बताया कि इन्हिदामी कार्रवाई से मुतालिक मीडिया को बुलेटिन जारी की जाएंगी, जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि आर्टिकल 90 के मुताबिक मीडिया की आज़ादी में रुकावट पैदा की जा रही है। मीडिया को मुकम्मल आज़ादी दी जानी चाहिए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक किसी तरह का हक नहीं है। अदालत ने सवाल किया कि क्यों हक नहीं है। खानगी इलाके में मीडिया को कवरेज करने से नहीं रोकना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत इस मामले में इतना खुफिया तौर पर क्यों काम कर रही है। अनंत पद्मनाभा स्वामी मंदिर के करोड़ों रुपए के मामले को मीडिया ने रास टेलीकास्ट किया था, तो फिर हुकूमत सेक्रेटेरिएट की इन्हिदामी कार्रवाई पर मीडिया पर पाबंदी लगा रही है। अदालत ने कहा कि मंजूरी ना देने पर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि हुकूमत के ख़तई फैसले के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। समाअत को हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। खदीम सेक्रेटेरिएट की इन्हिदामी कार्रवाई में 2 मसाजिद को शहीद किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से 23 जुलाई को एहतजाज करते हुए हुकूमत तेलंगाना और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए 24 जुलाई को यानी आज भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना हामिद हुसैन शत्तारी ने हुकूमत की इस कार्रवाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खामोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
ये जबरदस्त शानदार है। अब ऐसा ये ले असदुद्दीन ओवैसी डाउन डाउन, असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद, असदुद्दीन ओवैसी डाउन डाउन, वी वांट जस्टिस, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद, असदुद्दीन मुर्दाबाद, केसीआर डाउन डाउन, मंदिर मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, ओवैसी डाउन डाउन, ओवैसी डाउन डाउन। अकबर आज़म के ज़माने में भी जो उलमाए सू थे और उलमाए हक़ थे, मुजद्दिद अल-फसानी ने तहरीक में हिस्सा लेके ये साबित किया कि हम उलमाए हक़ से हमारा ताल्लुक़ है और उलमाए सू से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारा काम ये है कि ये उलमा पे हम कोई भरोसा करने वाले नहीं है और ना ये कोई पूरे मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। अकबर आज़म के ज़माने में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर की जांच करने वाले कमीशन की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसीह कर दी है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वीर रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच की जानिब से वकील के परमेश्वर के जरिए दायर दरख्वास्त को निपटाते हुए इंक्वायरी कमीशन को हतमी तहकीकाती रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 माह का मजीद वक्त दिया गया। समाअत के दौरान अर्जी गुजार की जानिब से बताया गया कि कोविड-19 वबा की वजह से कमीशन की मीटिंग्स बाकायदा तौर पर नहीं हो सकी हैं, क्योंकि कमीशन के 3 मेंबरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, जबकि तफ्तीश का काम बिल्कुल मुख्तलिफ इलाके में है। ये भी दलील दी गई थी कि कमीशन के 3 मेंबरान उम्र दराज हैं, लिहाजा कोरोना मुद्दत के दौरान उनके बाहर जाने के सबब इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा है। इसकी वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम मजीद 6 माह का वक्त की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के करीब शादनगर में दिशा नामी खातून वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमीन गुज़िश्ता साल दिसंबर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज वीएस सिरपुरकर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था। कमीशन में बॉम्बे हाईकोर्ट के साबिक़ जज रेखा पी सुंदर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साबिक़ डायरेक्टर DR कार्तिकेयन भी शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ओपन स्कूल के SSC और इंटरमीडिएट के तुलबा को भी कामयाब करार दे दिया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम तुलबा जो अप्रैल ता मई के इम्तहानात में शिरकत के लिए नाम रजिस्टर करवाए थे, उन तमाम को हर मजमून में 35% निशानात के साथ कामयाब करार दे दिया गया। हुकूमत के इस फैसले से ओपन SSC के 43,000 और इंटरमीडिएट के 32,000 यानी जुमला 72,000 तुलबा को फ़ायदा होगा। शहर हैदराबाद ने आलमी सतह पर एक और कारनामा अपने नाम किया है। CCTV कैमरों की तनसीब में हैदराबाद को आलमी सतह पर 16वां मकाम हासिल हुआ है। निगरान कार कैमरे यानी CC कैमरों की तनसीब के मुतालिक एक बरतानवी कंपनी की जानिब से सर्वे के बाद जारी करदा टॉप 50 की लिस्ट में हैदराबाद ने दुनिया में 16वां मुकाम हासिल किया, जबकि ये हिंदुस्तान में इसे पहला मुकाम हासिल हुआ। इस फहरिस्त में चेन्नई 21 और दिल्ली 23वें मकाम पर रहा। सर्वे में बताया गया कि हैदराबाद में हर 1000 शहरियों की निगरानी के लिए 29.99 यानी करीब 30 और 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लिए 30 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरे मौजूद हैं। बरतानिया की एंटी वायरस और मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी खिदमत फराहम करने वाली कंपनी कंपैरेटिव ने यह सर्वे तरतीब दिया। इस कंपनी ने दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले 150 बड़े शहरों में CCTV कैमरों की तफसीलात हासिल की और सरकारी रिपोर्ट्स, पुलिस वेबसाइटों, रिसालों के मज़ामीन और दीगर ज़राए से तफसीलात हासिल करते हुए सर्वे रिपोर्ट मुरतब की। इसके अलावा सरकारी महकमों और एजेंसियों की जानिब से CCTV कैमरों के इस्तेमाल की बुनियाद पर यह रैंकिंग दी गई है। इस तरह शहर हैदराबाद मुल्क भर में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरों के साथ सरे फहरिस्त रहा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से इंदिरा भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 100 साला जयंती तकारीब का आज आगाज़ हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तकरीब से साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक़
सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक मरकजी वज़रा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरों ने खिताब किया। इस मौके पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो नरसिम्हा राव की काबीना में वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से पहली मरतबा पार्लियामेंट में बजट पेश करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं, जिस पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। मुल्क में माशी इस्लाहात लाने में पीवी का अहम रोल था, जिससे आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। कठिन वक्त में हिम्मत के साथ अहम फैसले पीवी नरसिम्हा राव लिया करते थे। साबिक वजीर पी चिदम्बरम ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव की बदौलत आज वो सियासत में है। उन्हें लोकसभा और पीसीसी सदर बनाने में आंजहानी वजीर आजम का अहम रोल रहा। नरसिम्हा राव की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाकाबिले फरामोश है। अपने दौर में पीवी नरसिम्हा राव ने अवामी बहबूद के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव 100% कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के एक आम कारकुन से रुकने असेंबली, वजीर, पीसीसी सदर, चीफ मिनिस्टर और कुल हिंद कांग्रेस के सदर, वजीर आजम जैसे जलील उल क़द्र ओहदों तक पहुंचे और खिदमत अंजाम दी। उन्होंने अहद किया कि 2023 के इंतखाबात में पीवी नरसिम्हा राव के जज्बे के साथ काम करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में लाया जाएगा। మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాయకులందరికీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. నేను ఈ కార్యక్రమం ఫార్మల్గా మొదలుపెట్టే ముందు మన ప్రియతమ నాయకురాలు, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు పివి నరసింహారావు గారిని భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి చేసిన మన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి సందేశం ఈ సందర్భంగా నేను చదివి వినిపిస్తానని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మెసేజ్ ఫ్రమ్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ. The birth centenary of Shri P.V. Narasimha Rao is an occasion for us to recall and pay tribute. वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT KT रामाराव ने हैदराबाद में महिंद्रा यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। ऑनलाइन लॉन्च इवेंट में महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के साथ KTR ने शिरकत की। KTR ने अपने खिताब में इस एतमाद का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनियों की तरह भी आला तरीन बैनुल अक़वामी मियार पर पूरा उतरेगी। KTR ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इन्वेंशन पर ज़्यादा तरजीह देने का मशवरा दिया। KTR ने यूनिवर्सिटी के क़याम में फ़ाल किरदार अदा करने पर आनंद महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप को मुबारकबाद पेश की। Firstly, let me congratulate the Mahindra Group and Shri Anand Mahindra ji, for this brilliant initiative. I believe Mahindra Group has been known, as a group which strives for excellence in every walk of life. And I do believe, like Anand ji pointed out, this also will go a long way in your strive for excellence, sir. I would like to, recollect, a specific tweet from you that I saw a while ago. The government of India, in fact, after the India-China skirmish on the border, had decided to ban about 59 digital apps. The whole country and the countrymen, of course, have complied. But I saw this one specific tweet from a Chinese gentleman called as Hu Xin, who had said, well, even if Chinese people want to boycott Indian products, they can't really find many Indian goods. And he also went on to say, Indian friends, you need to have some things that are more. वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क वो IT तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर रियासती वज़रा, TRS के अरकान मुखन्ना, पार्टी कायदीन और दूसरों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बाज़ कायदीन ने कैंप ऑफिस पहुंचकर उन्हें शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी और चंद कायदीन ने फ़ोन पर रब्त करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ट्विटर पर KTR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए सेहत और उम्र दराजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुबारकबादी के पैगाम में स्पीकर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए शब व रोज़ जद्दोजहद करने वाले KTR नौजवानों के लिए एक मिसाल है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला जगदीश रेड्डी, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, ईटला राजेंद्र, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और
दीगर कायदीन ने KTR को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के अलावा रियासत भर में TRS के कायदीन और कारकुनों ने पार्टी के कारगुजार सदर की सालगिरह सादगी के साथ मनाई। बाज़ मकामात पर मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और खून के अतिये कैंप का एहतमाम किया गया। कई मकामात पर TRS कारकुनों ने केक भी काटे। तेलंगाना अवाम को कलाकार के करीब करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के ताउन से तैयार किया गया खुसूसी मोबाइल ऐप का वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ कलाकारों के तफसीलात आवाम को मुहैया किए जाएंगे। यह ऐप काफ़ी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि कलाकारों को शनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टी कल्चर के नाम से तैयार किया गया ऐप है। ये ऐप 1 अगस्त से दस्तयाब रहेगा। वजीर ने इस मौके पर पहला कार्ड महकमे तहजीब और सकाफत के डायरेक्टर M हरि कृष्णा को जारी किया। वजीर ने कहा कि KTR की सालगिरह के मौके पर यह ऐप तैयार करने पर महकमे को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के मशहूर मारूफ बुजुर्गान दीन हज़रत यूसुफुद्दीन साहब शरीफुद्दीन साहब क़िबला के 320वें उर्स शरीफ का 27, 28 और 29 जुलाई को इनेकाद अमल में आएगा। हज़रात यूसुफ़ैन की बारगाह जो दरगाह यूसुफ़ैन के नाम से भी मशहूर है, हर साल आप हज़रात का उर्स शरीफ निहायत ही शानदार पैमाने पर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से आवाम को मुंतज़मीन की जानिब से दरगाह शरीफ न आने की अपील की गई है। 29 जुलाई को बाद नमाज ज़ोहर दरगाह शरीफ आवाम के लिए खोल दी जाएगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत किसी भी बहरान से मुतालिक उनके मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है और मुल्क के अवाम को ख़तरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने जुमे को कहा कि उन्होंने कोविड-19 और माशी सूरत-ए-हाल के बारे में उन्हें मुतनब्बा किया, उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। इसके बाद मुल्क में एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि चीन के बारे में वो खबरदार कर रहे हैं, लेकिन वो इस इंतबाह को मुस्तरद कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर बार बार हुकूमत को चीनी बहरान से आगाह कर रही है और तकरीबन हर रोज़ सरहद पर चीन की सूरत में खड़े खतरे से निपटने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप रद्द हो चुके हैं, लेकिन अब एक अच्छी खबर भी है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 4 महीने से क्रिकेट से दूर रहे फैंस का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL अपने सीज़न 13 के साथ लौट रहा है। हालांकि पिछले सीज़न के मुकाबले इस बार काफ़ी कुछ बदला होगा। IPL दूसरी बार UAE में होने जा रहा है। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप रद्द होने से BCCI को 8 हफ्ते का विंडो पीरियड मिल गया है। इसमें IPL कराया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि IPL 19 सितंबर को शुरू होगा, 8 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। 51 दिन तक चलने वाला टूर्नामेंट में हर टीम 14-14 मैच खेलेगी। जुमला 60 मैचेस खेले जाएंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू हो सकते हैं। हिंदुस्तान में ये 8 बजे से शुरू होते हैं। 7:30 बजे टॉस होता था। इस बार IPL UAE में है, जिससे मैचों की टाइमिंग में बदलाव हो रहा है। IPL की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पाटिल ने यह भी तस्दीक की है कि सितंबर-अक्टूबर में IPL का सीज़न 13 होगा। हालांकि इस पर अभी हुकूमत की मंजूरी मिलनी बाकी है। नाज़रीन, हमने दरगाह यूसुफ़ैन के उर्स शरीफ के बारे में आपसे कहा था। आइए सुनते हैं कि दरगाह के जो मुंतज़मीन हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह उर्स यूसुफ़ैन 5, 6, 7 ज़िलहिज्जा को मुनक़द होता है। मैं सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी सज्जाद नशीन रोज़ मुनव्वर खुर्द व मुतवली बारगाह यूसुफ़ैन हैदराबाद हमेशा की तरह 5 ज़िलहिज्जा को बाद नमाज असर संदल मुबारक
मक्का मस्जिद क़दीम से बरामद होता था और शाम में तकरीबन 10:30-11 बजे शब दरगाह से ही पहुँचता था। लेकिन इस बार हालात हाजिरा के तहत कोरोना वायरस की वजह से नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।